सभी दर्शकों का पंचशील भारत नंबर 1 में स्वागत है। आइए आज मिलते हैं एक ऐसे शख्स से जो जगदेव बाबू के जमाने के समय से उनसे जुड़े हुए हैं और जगदेव बाबू के करीबी भी हैं और जगदेव बाबू के आज तक 5 सितंबर 1974 के शहीद हुए जगदेव बाबू, उनके विचारों को आज 2023 हो गया, जगदेव बाबू के विचारों को आज तक फॉलो करते हैं और जगदेव बाबू जैसे समाज बनाना चाहते थे वैसे समाज के निर्माण करने के लिए आज भी ये शख्स प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। आइए इनसे मिलते हैं और इनके विचारों के विचार जाने और इनकी बातों को हम लोग सुने और इनसे ज्ञान लें। और आप देख सकते हैं, सबसे पहले सर मेरे चैनल यूट्यूब चैनल में पंचशील भारत नंबर 1 में स्वागत है सर। आपके इस सहयोग के लिए आपके चैनल और आपको स्वयं कोटि कोटि मैं धन्यवाद देता हूँ। सर आप तो जगदेव बाबू के आमने सामने फेस टू फेस बात भी किए हैं, उनका विचार कैसा रहा और कैसा वो समाज के निर्माण करना चाहते थे? जब वह मंत्री थे और स्टैंड रोड नंबर 2 में उनका फ्लैट था तो उनसे मैं मिला था और उनका व्यक्तित्व जो था बहुत आकर्षित था। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को 4 बिंदुओं पर देखा जाता है: वक्तव्य, कर्तृत्व, नेतृत्व और मैं भूल रहा हूँ एक और पॉइंट है जिस पर, तो उनके पर्सनालिटी में, उनके व्यक्तित्व में जो फिजिकल अपीयरेंस था वो इतना अट्रैक्टिव था कि मैं क्या कहूँ। और जहाँ तक उनके विचारों की बात है, वे तो 90% गरीब, गंवार, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों के उत्थान के लिए, लोगों की सेवा के लिए, और देश में जो कांग्रेसी हुकूमत चल रही थी, पूंजीपतियों का जो शासन था, साम्राज्यवादियों का जो शासन था, उसको मिटाने के लिए उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया था। ऐसे तो थोड़े समय में कुछ कह पाना उनके लिए बड़ी दिक्कत की बात है, लेकिन कल्पना कीजिए जब उन्होंने मैट्रिक पास किया तो कॉलेज के एडमिशन के लिए उनके घर में केवल 1 रुपया था, वो भी माँ के पास किसी तरह 1 रुपया रखी हुई थी। और 1 रुपया से कॉलेज में एडमिशन लेना और कॉलेज की पढ़ाई करना कितनी कठिन है, वो कल्पना भी नहीं कर सकता है आदमी, और आज के लोगों को विश्वास भी नहीं होगा। गांव के ही एक जद्दू चाचा से उन्होंने अपनी बात रखी कि चाचा जी, मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ और आगे पढ़ना चाहता हूँ, हमको कुछ आर्थिक सहयोग कर दीजिए। सर आपको 1 मिनट रोकना चाहूँगा। मैं दर्शक को कैसे कह सकता हूँ कि ये जो शख्स से जो बातें हमारी हो रही है वो जगदेव बाबू के समाज के निर्माण के समर्थक थे और वैसे ही समाज के निर्माण बनाना चाहते हैं। कैमरामैन थोड़ा इधर दिखा दीजिए कि इनके कैमरे में किसका किसका तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले भारत के महान शिक्षिका, जो भारत के पहली शिक्षिका है और नारियों के उत्थान के लिए जो मतलब कि ये शिक्षा से जोड़ने का जो काम किया, आज भी उसका इतिहास गवाह है। देख सकते हैं सावित्रीबाई फुले, ये ज्योतिबा राव फुले उनके पतिदेव जी हैं, और बगल में जगदेव बाबू हैं जो समता मूलक समाज का निर्माण करना चाहते थे। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो शख्स से जो बातें हो रही है वो जगदेव बाबू के विचारों के पथ पर चलते हुए आप इस कैमरे में एक देख सकते हैं कि लाइट ऑफ एशिया के तस्वीर देख सकते हैं, महात्मा तथागत बुद्ध का ये देख सकते हैं, ये एक तस्वीर रखी गई है, यानी मूर्ति रखी गई है। इनके कैमरे में सारे पुरुष ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो समता मूलक समाज का निर्माण में अहम भूमिका निभाते थे। जैसे देख रहे हैं आप, वहाँ BR अम्बेडकर
जो भारत के संविधान निर्माता हैं, वहाँ आपको तस्वीर दिखाई देता होगा। वहाँ ऊपर में महात्मा बुद्ध, तथागत बुद्ध हैं, वहाँ अंबेडकर साहब हैं। ये सारे तस्वीर जो दिखाई दे रहे हैं, इससे मुझे अवगत हुआ कि ये जो शख्स हैं, मतलब कि आज भी ये जीवित हैं और जीवित रहते हुए आज भी प्रयासरत हैं कि भारत का जो समाज हो समतामूलक समाज है। आइए एक बार पुनः इन शख्स से कुछ बातें और हो। मैं तो इस रूम में जो आया हूँ, जिस कमरे में आया हूँ, उस कमरे के देखकर ही ऐसे अचंभित हो गया कि आज भी जगदेव बाबू लगता है कि जिंदा हैं। जिंदा तो है ही हैं, इसलिए कि आज भी उनकी अमर कहानी है और उनके बहुजन लोग आज भी उनकी अमर गाथा गाते हैं। सर ये बताइए, जगदेव बाबू के विचार से तो आप मतलब कि पूरा अवगत होंगे, उनके विचारों के बारे में बताइए दर्शकों को। वो 90% लोगों का शासन चाहते थे, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाली बात करते थे कि बहुजनों का कल्याण हो। समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, दलित पिछड़े लोग हैं, जिनकी हिस्सेदारी 90% होनी चाहिए। सर परिचय भी बताइए अपना, हम जानना चाहते हैं, मेरे दर्शक भी जानना चाहते हैं। आप जगदेव बाबू से इतना लगाव रखते हैं कि जगदेव बाबू के ही विषय में बोलने लगे। अपना परिचय भी बता दीजिए दर्शक को। मेरा नाम पड़ेगा जगदीश सिंह। ऐसे बर्थ प्लेस तो नवानगर थाना में पनियारी एक गांव है, वहाँ मेरा जन्म बर्थ प्लेस है। लेकिन अभी मैं बक्सर का हूँ। हमराज भवन 1 विश्वामित्र कॉलोनी चरित्र वन बक्सर में मेरा मकान है, जहाँ ये इंटरव्यू हो रहा है। जिस स्कूल का आप स्थापना किए थे उस स्कूल का नाम बताइए। स्कूल तो मैंने अपने पंचायत में स्थापित किया, आर्य उच्च विद्यालय मणिया। ठीक है सर, आपका परिचय तो ये हो गया, लेकिन अब जगदेव बाबू पर कुछ बात हो कि जगदेव बाबू कैसा समाज के निर्माण करना चाहते थे। जगदेव बाबू समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहते थे। शासन में, प्रशासन में, रोजगार में, व्यापार में, टोपरा में, नौकरी में, सब में 90% लोगों का 90% हिस्सेदारी चाहते थे। अच्छा, जगदेव बाबू को तो आप करीब से जानते हैं। जानता तो हूँ, उनके विचार को जानता हूँ, करीब साथ रहे हैं, देखे हैं उनको। उतनी बातचीत तो नहीं हुई थी, उस समय हम विद्यार्थी थे, है ना, दर्शक के रूप में उनके साथ रहे हैं। जगदेव बाबू के विचारों से तो आप प्रभावित हैं, एकदम बिल्कुल प्रभावित है, तभी तो आज मैं जगदेव प्रसाद स्मारक निर्माण समिति का महासचिव हूँ। और ये हमारे राजनेता जो जाति पाति की राजनीति करते हैं, अगर स्टेज पर तो वो जगदेव बाबू का नाम लेते हैं वोट के लिए। अगर मुझे मदद थोड़ा अटका हुआ है बिहार सरकार के यहाँ, जगदेव बाबू के लिए जो भूमि चिन्हित है वो फाइनल स्टेज में है, और उम्मीद करते हैं कि 2023 में वो ज़मीन हम सरकार से माने हासिल कर लेंगे। इसी आशा के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो ऐसे तो मैं थका हुआ हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि अगर राही अपनी राह न भूले तो मंजिल पर पहुँचना कोई बड़ी बात। एक सवाल आपसे कड़वा रहेगा, आप चाहेंगे तो पूछ सकते हैं सर, नहीं तो नहीं। पूछिए, कड़वा पूछिए। अच्छा, जब जगदेव बाबू शहीद हो गए, उनको हमको तो पता नहीं है कि कैसे शहीद हो गए, उस समय का बिहार में और पूरे देश में दृश्य कैसा रहा, उसका वर्णन कर दीजिए मेरे दर्शकों के लिए। उस वक्त वो समय था 1974, 5 सितंबर 1974। तो बिहार में जेपी आंदोलन चल रहा था। जेपी आंदोलन के बारे में जगदेव बाबू का स्पष्ट मत था कि आंदोलन तो सही है, लेकिन नेतृत्व गलत है। इसलिए वे अपने स्तर से आंदोलन की शुरुआत किया, और 7 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने
हर जिला पर कार्यक्रम शुरू किया और जहाँ तक उनका फैलाव था जिस जिले तक, उसमें जगह जगह 3 सितंबर 4 सितंबर को कार्यक्रम हुआ और 5 सितंबर को अरवल में था कार्यक्रम। तो कार्यक्रम जब कर रहे थे तो सरकार तय कर दी थी, क्योंकि इंदिरा गांधी उनको बुला करके फेस टू फेस बैठा करके और खरीदने की कोशिश की। इंदिरा ने स्पष्ट कहा कि एक कुर्सी छोड़ करके कोई भी कुर्सी आप ले सकते हैं, राष्ट्रपति बनना चाहें तो बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बनना नहीं, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, किसी राज्य का राज्यपाल बनना चाहते हैं, है ना, विदेश मंत्री बनना चाहते हैं, जो भी कहिए, लेकिन आप मेरे पार्टी में आ जाइए, आप बहुत सक्षम आदमी हैं, तेज हैं, तरार हैं। जगदेव बाबू मैडम को सलाम करके चले आए और स्पष्ट कर दिया कि मैं जहाँ हूँ, जो कर रहा हूँ, वहीं रहूँगा और वहीं करूँगा। इसलिए इंदिरा गांधी की उनकी बातें चुभ गई। जी हाँ, बिल्कुल। वो खरीदना चाहती थी, उनको झुकाना चाहती थी, रास्ते से हटाना चाहती थी। वो हटने के लिए तैयार थे ही नहीं। संकल्पित आदमी थे, दृढ़ संकल्पित आदमी, दृढ़ संकल्पित थे। अच्छा, जगदेव बाबू से एक और मेरा जगदेव बाबू के जीवनी के शुरुआती दौर का जीवनी, इसलिए कि आप जगदेव बाबू के जमाने के हैं, काल के हैं। शुरुआती की जीवनी क्या थी, कैसे जगदेव बाबू पूरे भारत के लेनिन हो गए, उसके विषय में मेरे दर्शकों को थोड़ा वर्णन कर दीजिए सर। जगदेव बाबू की जिंदगी तो बहुत अभाव में गुजरा है। हम सुने हैं कि उनके पिताजी शिक्षक थे। पिताजी प्रयाग महतो थे, शिक्षक थे। तो परिवार का काम नहीं चलता था, खेती कम थी और खर्च अधिक था, तो इसलिए खर्च तो चलता नहीं था, अभाव तो था उनके यहाँ। उनके पिताजी जब बीमार पड़ गए, एक बार बीमार पड़े पिताजी, तो उनकी माँ बहुत मनौती की, लेकिन उनके पिताजी बच नहीं पाए। जब पिताजी बच नहीं पाए तो पिताजी के साथ ही घर के सारे देवी देवताओं को ले जाकर उन्होंने फेंक दिया। कौन? जगदेव बाबू फेंक दिए, जगदेव बाबू फेंक दिए। उनके पिताजी के देहांत होने के बाद मतलब जगदेव बाबू का आंख का पटल खुला। हाँ, मैंने विचार तो थे, बच्चे तो थे उस समय वो छोटे ही थे ना। अब उन्हें हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। हाँ, और एक बार की घटना है कि वहाँ सामंत वहाँ का जो सामंत था, पूंजीपति था लोग, वो लोग जुल्म करता था। वहाँ पचकठिया प्रथा चल रही थी। पचकठिया प्रथा का मतलब हर किसान 5 कट्ठा खेत जमींदार के हाथी को चरने के लिए निकालना पड़ता था। एक का खेत धान। ये तो प्रथा अंग्रेज से भी बदतर है सर। अंग्रेज जितना नहीं सताए उतना लगता है कि भारत के सामंतों ने गरीब गुरुओं को सताया। ये तो बाबा साहेब भी कहे कि आज़ादी में, गुलामी में जिनकी बातें सहन नहीं होती हैं, आज़ादी में उनकी लातें सहन करनी पड़ेगी। और आज हो रहा है, देश के संविधान पर खतरा है। संविधान बनाकर तैयार रखा गया है, और अगर देश के मूल निवासी बहुजन लोग, 90% लोग अगर नहीं संभले, नहीं चेते, तो गुलामी से भी बदतर स्थिति आने वाली है। यानी अंग्रेज से भी बदतर स्थिति। हाँ, अंग्रेज से भी बदतर। एक और मेरा सवाल रहेगा सर, अभी जो वर्तमान में देश में एक भूचाल आया है, बिहार से ही भूचाल चलता है, इसलिए कि बिहार वो धरती है जो विश्व में पहचानी जाती है। भारत के तो छोड़िए, विश्व में कोई यहाँ का अगर कोई लीडर जाता है, प्राइम मिनिस्टर विदेश में जाता है, तो बोलता है कि मैं महात्मा बुद्ध की धरती से आया हूँ। और बिहार वैसे जमी है जहां पर महात्मा बुद्ध और महावीर, नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर और आर्यभट्ट जैसे विद्वान पैदा हुए। यहाँ
उस धरती के हैं आप और हम भी हैं, इसलिए मैं बिहार की चर्चा कर रहा हूं। और जो भी देश की आंदोलन चला है, तो हमको अपनी शिक्षा के अनुसार, अपनी पढ़ाई के अनुसार हमको लगता है कि बिहार से ही चालू हुआ है। और वो आंदोलन अब बिहार से चालू हो गया है। जैसे बिहार का शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर राय ने कहा है, वो रामचरित मानस पर ही अंगुली उठा दिया। इसके विषय में आपकी क्या सोच है और लोगों की क्या कहेंगे सर? बड़ी विचित्र सी लगती है, विचित्र बात लग रही है कि आज इस देश में जो बवाल खड़ा हुआ है, जितनी भी मीडिया हैं, करीब करीब, क्या हम भी तो मीडिया हैं? अभी हमको भी कह रहे हैं सर। नहीं जी, करीब करीब मैं बोल रहा हूँ, मैं भी तो उसमें हूँ। करीब 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 सभी नहीं, ज्यादा पूंजीपतियों की मीडिया है ना। आप कैसे हमको जानते हैं कि हम पूंजीपति नहीं हैं? अब आपसे हमारा व्यवहार है, आपको देख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। इतना उम्र हुआ, इतना घूमा देखा दुनिया, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, सबको देख रहे हैं। हम पढ़ नहीं पाते हैं कि आप माने कितने पैसे वाले हैं कि क्या हैं। अभी आत्म क्षमता हम रखते हैं, इतनी क्षमता रखते हैं हम। ठीक है सर, आज की परिवेश पर बोलिए, जो शिक्षा मंत्री ने आगाज किया है बहुजनों के लिए। शिक्षा मंत्री ने रामायण की चौपाई पढ़ दी। वो चौपाई क्या है और दर्शकों को सुना दीजिए, वो चौपाई क्या है सर? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी। और इसी का उन्होंने अर्थ बता दिया। इसी पर बिहार में भूचाल आ गया है सर। हाँ, इसी के अर्थ बताने के चलते भी भूचाल आ गया, देश में भूचाल आ गया है। सारी मीडिया उसी को लेकर उछाल रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य इनके सपोर्ट में आ गए, तो उनको मारने के, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उनको फांसी की मांग हो रही है। मैंने एक लेख भी लिखा है, बयान पर बवाल क्यों। और जगह नहीं छपे, लेकिन शोषित पत्रिका में ये लेख हमारी छपेगी, है ना, पढ़ने वाले पढ़ेंगे कि सर। और एक सवाल मेरा आपसे, अच्छा ये बताइए, रामचरितमानस कैसा ग्रंथ है? अपवित्र ग्रंथ है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। ललई यादव ने ही बोला है। ललई यादव, माननीय ललई यादव ने भी बोले हैं। सुना जाए, है ना। अपाठनीय ग्रंथ घोषित किया गया है दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश में। दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश में? हाँ, अपाठनीय ग्रंथ घोषित किया गया है। अब पेज नंबर तो याद नहीं है, अब बुढ़े आदमी हो गए हैं, है ना। बात यह है कि एक बार उत्तर प्रदेश में सरकारी पैसे से रामायण मेले का आयोजन किया जा रहा था। आज भी तो सरकारी पैसे से ही राम मंदिर बनाया जा रहा है और उसका ट्रस्ट बना है। भटकाइए मत, आप पहले सुन लीजिए मेरी बात। रामायण पर जो बात आपने बताया, तो उसमें केंद्रीय मंत्री चौधरी चरण सिंह को उसका उद्घाटन करना था, रामायण मेले का उद्घाटन करना था। तो शोषित समाज दल के संस्थापकों में नाम आता है, दो महापुरुष ने मिलकर स्थापित किया था शोषित समाज दल को, रामस्वरूप वर्मा और जगदेव प्रसाद। तो रामस्वरूप वर्मा ने चौधरी चरण सिंह को पत्र लिखा कि आप तो आर्य समाजी हैं, और आर्य समाज के संस्थापक आर्य समाज के दयानंद सरस्वती। तो और आप आर्य समाजी हैं, और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के 16वें समोल्लास में रामायण को अपाठनीय ग्रंथ घोषित किया है। तो आपको शोभा नहीं देता है आपको उस मेले का उद्घाटन
करने से आप मना कर दें, और वो उन्होंने उद्घाटन नहीं किया, नहीं आए। रामस्वरूप वर्मा की बात को वो समझ गए, उनका चेत गए, दिमाग में आ गया कि बात गलत है। ठीक है सर, पंचशील भारत नंबर 1 में सभी दर्शकों का स्वागत है। आपको एक बार और हम दिखा सकते हैं इस कैमरे में, आप देख सकते हैं कि सभी जो यहाँ तस्वीर लगे हैं वो भारत के मूल निवासियों के जागरूक करने में अपना पूरा जीवन योगदान दे दिए ये लोग। इतना ही कह करके अपनी सारी बातें मैं बंद करता हूँ।